हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी लैब। आज हम अपनी ज्योग्राफी के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी में गैलेक्सीज, यूनिवर्स और बिग बैंग इनको डिस्कस किया था। आज हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सोलर सिस्टम, सन और उसकी फैमिली को कंबाइंडली हम लोग सोलर सिस्टम का नाम देते हैं। तो सोलर सिस्टम में हमारे सन भी आ जाता है, हमारे प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, हमारे सैटेलाइट्स भी आ जाते हैं, फिर हमारे एस्टेरॉइड्स, फिर मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, देन कॉमेट्स। ये सब कंबाइंडली मिलकर आपका सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो देखो, इनमें हर चीज जो है वो सन का चक्कर लगा रही है, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसीलिए हम इनको सन का परिवार के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले हमने सन की बात की थी उसमें कि सन स्टार है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारे सरफेस पे जो भी कुछ है वो सब सन के कारण है, और अगर सन नहीं होता तो हमारी सरफेस पे एनर्जी का कोई सोर्स ना होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी आपकी चीज़ें या गतिविधियाँ नहीं हो पाती। तो सन की हमने बात की थी कि भाई इसके कुछ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हमने डिस्कस किया था। उसमें आउटर लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देन इसके ऊपर का जो एनवायरनमेंट है दैट इज क्रोमोस्फेयर। तो यानी सन का एनवायरनमेंट या सन का एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है? क्रोमोस्फेयर। एंड सन की जो सरफेस है वो फोटोस्फेयर, यानी अर्थ से हमें जो दिखाई देता है वो फोटोस्फेयर है। उसके बाद अंदर इसके काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। इनमें रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ये सब हैं जो रेडिएशन आपका निकालती हैं और उनको अपर लेयर तक लाने का काम करती हैं, ठीक है। तो सन बेसिकली हमसे 147 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है। तो पृथ्वी से सूर्य आपका 147 करोड़ किलोमीटर एवरेज रूप से दूर है, लेकिन ये कभी अर्थ के नज़दीक भी आता है, कभी अर्थ से दूर भी जाता है। तो आप दो डेट ध्यान रखिएगा, एक 3 जनवरी की जिसे हम पेरिहिलियन कहते हैं, और इस दिन सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ये 149 है, सॉरी। उस दिन आपका सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होता है, दैट इज 147 करोड़ किलोमीटर। ये ऊपर वाले को चेंज कर लीजिएगा, 149 करोड़ किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। एवरेज डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है 147 करोड़ किलोमीटर, और ये होता है हमारा 3 जनवरी को। फिर 4 जुलाई को ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को एपहीलियन की कंडीशन आती है। इस दिन दोनों के बीच दूरी 152 करोड़ किलोमीटर्स की होती है। तो ये दोनों डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट होता क्या है अर्थ सरफेस पे? देखिए अर्थ, तो देखिए ये हमारा अर्थ है। ये लॉन्गिट्यूड्स आपके बना लीजिएगा, वो सारी लैटिट्यूड्स इस टाइप से बना लीजिएगा। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री दैट इज नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री साउथ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका सर्कल। अब देखो सन लगातार आपका साल भर इस रीजन के ऊपर, ये 23.5 डिग्री जो है इसके ऊपर लगभग सीधा रहता है और सीधी रोशनी देती है, तो सीधा हीट इससे मिलती है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन हमारा होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अब ये वाला रीजन हम बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि 3 जनवरी और 4 जुलाई को हमारा इम्पैक्ट क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे सन ओवरहेडेड होता है केवल 2 बार साल में, ठीक है, और एक बार आपका बेसिकली मार्च में और एक बार हमारा सितंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरहेडेड केवल 2 टाइम, बिल्कुल जब सीधी होती हैं। इसके अलावा बाकी लगभग सीधा रहता है, लेकिन साल में 2 बार ये बिल्कुल सीधा चमकता है। तो इक्वेटर पे आप ध्यान रखेंगे कि साल में कितनी बार आपका जो है सीधा चमक रहा है सन। अब बात करते हैं कि भाई
सितंबर के बाद होता क्या है, तो सितंबर के बाद सन हमारा चला जाता है साउथ में, हल्का सा इक्वेटर से नीचे, और मार्च में ये आ जाता है नॉर्थवर्ड। तो जब ये नॉर्थ में आता है, आपने हिंदी में सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन, तो जब ये नॉर्थ में आता है तो उसको हम जो है उत्तरायण की संज्ञा देते हैं, और उस समय हमारे यहाँ गर्मी की ऋतु शुरू होती है, जबकि दक्षिण में उस समय आपका सर्दी की ऋतु शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से जब सूर्य सितंबर में इक्वेटर से नीचे जाएगा तो हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमने कहा कि भाई 3 जनवरी जब हमारे यहाँ विंटर सिचुएशन है, यानी सन कहाँ है, दक्षिण में, तब कौन सी स्थिति होती है, पेरिहेलियन की, यानी सन अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा आगे आ गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई 149 करोड़ किलोमीटर और 147 करोड़ किलोमीटर में से अगर 2 करोड़ किलोमीटर वो आगे पीछे आ रहा है तो उसको हम थोड़ा ही मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब सन आगे आ गया, तो जब सन आगे आ गया तो अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज हो जाएगी। हमारे यहाँ इस समय विंटर सीजन चल रहा है, तो हमारे लिए तो ये फायदेमंद स्थिति है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी नज़दीक आ गया, तो सोर्स ऑफ एनर्जी नज़दीक आ गया तो हमें अमाउंट ऑफ कोल्डनेस कम फील होगी, या सर्दी की मात्रा हमारे लिए कम हो जाएगी। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर सीजन चल रहा है, तो यहाँ के लिए अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फायदा 3 जनवरी का किसके लिए है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। इसी टाइप से 4 जुलाई की बात करते हैं। 4 जुलाई मार्च के बाद देखो सन आपका चला गया उत्तर में, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जाते ही सन की पोजीशन थोड़ी सी पीछे हो जाती है और ये 4 जुलाई को थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो अब अमाउंट ऑफ हीट हम तक कम पहुंचेगी। अब हमारे यहाँ इस समय समर सीजन है, तो जब समर सीजन होगा तो गर्मी कम मिलेगी, तो हमें गर्मी कम लगेगी। लेकिन दक्षिण वालों के लिए, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए इस समय विंटर सीजन चल रहा है और सोर्स ऑफ एनर्जी उनसे दूर हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर विंटर भी क्या होती है, सीवियर विंटर्स होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको सन के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं प्लैनेट्स पे। तो प्लैनेट्स बेसिकली होते क्या हैं, तो देखिए प्लैनेट्स हमारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। इनको हम लोग वांडरर कहते हैं। तो वांडरर का मतलब आपका घूमने वाला है। तो इनकी 2 टाइप की हमारी मोशंस होती हैं या गतियां होती हैं, एक रिवॉल्यूशन और एक रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन का मतलब सन के चारों ओर घूमना, और रोटेशन का मतलब अपने अक्ष पे घूमना। तो जब अपने अक्ष पे कोई भी घूमता है तो हम उसको रोटेशन बोलते हैं, और जब किसी के चारों ओर घूमता है तो हम उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो किसी के चारों ओर मतलब सन का चक्कर लगा रहे हैं हम, और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स हमारा सन का चक्कर लगा रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। अब प्लैनेट्स को कैटेगराइज करते हैं हम, तो अगर इनको अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन आप रखना चाहें तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे नज़दीक हमारा मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले आपका 9 कंसिडर किए जाते थे, तो 2004 में जब इंटरनेशनल हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसकी बैठक हुई, तो उन्होंने ग्रहों की नई परिभाषा सेट की और इस आधार पर आपका प्लूटो को बाहर कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने बेसिकली देखो 2 चीज़ें अडॉप्ट की। एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट की राउंडनेस, यानी वो लगभग आपका परफेक्ट राउंड होना चाहिए, तभी जाके हम उसको जो है एक प्लैनेट के अंडर रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट इंटरसेक्ट
द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट। तो ये दोनों हमारी मेन डेफिनेशंस मानी गई किसी को भी प्लैनेट कंसीडर करने के लिए। अब प्लूटो को क्यों बाहर किया गया? तो देखो प्लूटो लगभग राउंड तो था ही था, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी कि वो इंटरसेक्ट करता था किसकी ऑर्बिट को? नेपच्यून की ऑर्बिट को। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया ग्रहों के सीरीज से, परिवार से। तो अब हमारे 8 ही ग्रह बने हुए हैं, बचे हुए हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन है। अगर अकॉर्डिंग टू देयर साइज की बात करें तो सबसे पहले जुपिटर आएगा, देन सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर हमारा अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स एंड लास्ट में मरकरी। तो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है हमारा इस ग्रुप में। तो देखो जितने भी हमारे बाहर के प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे अंदर के प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे हमारे छोटे प्लैनेट्स हैं। तो इस बेसिस पे हमने जो है बेसिकली 2 कैटेगरीज बनाई हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एक जोवियन प्लैनेट्स। तो देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लाइक अर्थ, तो पृथ्वी के जैसे, या इनको आप हिंदी में आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। तो देखो ये जितने भी हमारे अर्थ और उसके आसपास के ग्रह हैं इन सबको हमने जोड़ दिया किसमें? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में या इनर प्लैनेट्स में। तो आप इनको इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कुछ भी कहें, ये सब अर्थ के जैसे हैं। तो इसमें हमारे आ गए कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट हमारे हो गए जिनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ये सब के सब रॉकी प्लैनेट्स हैं, सारे रॉक से बने हुए हैं और सारे डेंस हैं, ठीक है, छोटे हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यहाँ पे बहुत कम है। मरकरी के देखो कोई सैटेलाइट्स नहीं है, वीनस की कोई सैटेलाइट्स नहीं है, अर्थ की 1 सैटेलाइट है मून जिसको आप जानते हैं, और मार्स की यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स हैं। तो केवल हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है? 63, ओनली 3। तो इन 4 प्लैनेट्स की केवल 3 सैटेलाइट्स हैं। तो इसीलिए हम इनको एक जैसे प्लैनेट्स के अंडर कंसीडर करते हैं कि ये चारों के चारों हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स हैं, सॉलिड हैं, और बाकी प्लैनेट से जो बचे हुए हैं उनसे अलग हैं। अब बात करते हैं जोवियन प्लैनेट। जोवियन का मतलब होता है लाइक जुपिटर। तो 4 हमारे बच गए, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। ये चारों हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं और ये सब साइज में बड़े हैं। देखो आप यहाँ देख रहे हैं साइज में सारे बड़े हैं। ये चारों के चारों साइज के अकॉर्डिंग पहले 4 प्लेसेस पे आए हैं। तो ये चारों हमारे साइज में बहुत बड़े हैं और ये सब बने हुए हैं गैसेस से, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इनको हम गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो ये सारे गैसेस से बने हुए हैं, बड़े साइज में हैं और इनकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में करंटली 63 सैटेलाइट्स दी हुई हैं। बाकी जगह आपको बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स इसमें दी गई होंगी, लेकिन एनसीईआरटी चेक करेंगे आप तो उसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की 63 है। तो अकेले इसी के सैटेलाइट्स हमारी जो हैं इन सब की कंबाइंड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स से बहुत ज़्यादा है। और भी देखोगे तो औरों की भी सैटेलाइट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये सब हमारे जोवियन प्लैनेट्स बड़े भी हैं, गैसों से बने हुए हैं और इनके कंपेनियन या सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे प्लैनेट्स में। प्लैनेट्स के बाद सैटेलाइट्स की बात करते हैं। तो सैटेलाइट्स बेसिकली कंपेनियन ऑफ अ प्लैनेट, या एक प्लैनेट का, एक ग्रह का साथी कहलाता है, क्योंकि ये उसी के अलोंग घूमता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवॉल्यूशन और रोटेशन के डायरेक्शन बता देता हूं। तो पहले बात करते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यानी प्लैनेट्स हमारे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं रोटेशन की। तो रोटेशन भी होता है
वेस्ट टू ईस्ट, सिवाय 2 प्लैनेट्स को छोड़ के। वो 2 प्लैनेट्स हैं हमारे, एक तो वीनस और एक यूरेनस। ये दोनों प्लैनेट्स आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व वही करेंगे वेस्ट टू ईस्ट। रिवॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, केवल आपका रोटेशन चेंज होगा। इस रोटेशन के कारण ही वीनस आपको शाम को वेस्ट में दिखाई देता है और सुबह ईस्ट में दिखाई देता है। ठीक है, उसका रीज़न ही यही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि यूरेनस और वीनस ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व नहीं। रिवॉल्यूशन सबका वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं, हम सबके बारे में बात नहीं करते, हम केवल अर्थ की सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ की सैटेलाइट जो है वो मून है, और स्टडी ऑफ मून सरफेस आपका कहलाता है सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून सरफेस। ठीक है, मून पे कंट्रोवर्सीज भी बहुत हैं। इसकी जो रॉक्स हैं वो ओल्डर देन अर्थ हैं, यानी पृथ्वी से पुरानी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन अर्थ से पहले हुआ है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि देखो, छोटा पिंड है, एक छोटा सा आपका कंपेनियन या सैटेलाइट है, तो उस सैटेलाइट में जब उसका मास कम है, तो आपका बिग बैंग में आपने पढ़ा होगा कि पहले एक बिल्कुल हमारा पॉइंट से हम शुरू किए हैं, और पॉइंट से शुरू होकर फिर एक्सपेंशन हमारा हुआ है, और उस एक्सपेंशन के दौरान हमारे जो प्लैनेट्स थे वो काफ़ी हीटअप हो गए थे। तो जब वो हॉट प्लैनेट्स थे तो उनको ठंडा होने में टाइम लगा। जो प्लैनेट जितना बड़ा था उसको ठंडा होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगा, और जो जितना छोटा था उसको ठंडा होने में उतना ही कम टाइम लगा। तो ये जाहिर सी बात है कि इसके मटेरियल को ठंडा होने में अर्थ के मटेरियल से कम टाइम लगा होगा, इसीलिए इसकी रॉक्स हमारी ओल्डर रॉक्स हैं, और अर्थ पे कंपैरेटिवली जो है आपकी नई चट्टानें मिलती हैं या नए रॉक्स मिलते हैं। तो उसका कारण यही है कि मून छोटा था इसीलिए जल्दी सॉलिडिफाई हुआ, अर्थ बड़ी थी इसीलिए देर में सॉलिडिफाई। ठीक है, चलिए अब मून के सरफेस का हम लोग स्टडी ऑफ द मून सरफेस सेलेनोलॉजी पढ़ते हैं। मून ध्यान रखना 28.3 डेज में अर्थ के अलोंग और अपने एक्सिस पे भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों ही इसका इक्वल है। वो 28.3 डेज है। इसमें कई जगह आपका 29.3 भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ आपका 27.3 बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप इसको 28.3 डेज लेके चलेंगे। इतने दिन में चंद्रमा एक चक्कर पूरा लगा लेता है हमारी पृथ्वी का, और अपने अक्ष पर भी। अब देखो, चंद्रमा कितने दिन में एक चक्कर लगाता है, रोटेशन में भी, अपने अक्ष पे भी, और साथ साथ अर्थ के चारों ओर घूमने में भी। अब इसी कारण देखो, हमें अर्थ सरफेस से हमेशा चंद्रमा का केवल 57% पार्ट ही दिखाई देता है, और यही पार्ट हमें दिखाई देता है हमेशा। बाकी जो पार्ट बच जाता है 43%, ये हमें कभी नहीं दिखाई देता। इसीलिए मून की सरफेस आपको हमेशा एक जैसी दिखेगी। कारण क्या है कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों सेम होने के कारण। तो जब कोई चीज़ रिवॉल्व भी उसी स्पीड से कर रही है, रोटेट भी उसी स्पीड से कर रही है, तो उसका हमेशा आपको एक ही फेस दिखाई देता है। तो इसी कारण से मून का भी हमें 57% पार्ट ही दिखाई देता है। मून से जो सनरे वो लाइट आती है वो 1.3 सेकेंड्स में हम तक पहुंच जाती है, तो कंपैरेटिवली बहुत नज़दीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 के आसपास है अर्थ से, और ये भी कभी नज़दीक आता है कभी दूर जाता है अर्थ से। तो जब ये नज़दीक आता है तो उस स्थिति को हम पेरिजी बोलते हैं, और जब दूर जाता है तब उसे एपोजी बोलते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा। पेरिजी की कंडीशन लगभग 3,06,000 के आसपास होती है, और एपोजी की स्थिति लगभग आपका 4 लाख के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है, 4 लाख समथिंग है वो। तो राउंड फिगर में ध्यान रखिएगा कि एपोजी आपका 4 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ है, और पेरिजी आपका 3,06,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ है। तो जब पेरिजी में आपका मून आता है तो उस कंडीशन में मून हमें ब्राइटर नज़र आता है, और उस स्थिति को हम लोग
एक टर्म एसोसिएट करते हैं उससे कि वो हमारा ब्लू मून की स्थिति है। तो ब्लू मून में चंद्रमा हमें काफ़ी चमकदार दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। कारण क्या है कि वो कौन सी स्टेज में है, पेरिजी स्टेज में, यानी अर्थ से नियरेस्ट है 3,06,000 किलोमीटर दूर। और जब सामान्य स्थिति में होगा तो वो इतनी दूर हमसे होगा, और जब दूर होगा तो वो इतनी दूर हमसे होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 28 पॉइंट डेज में ये रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। बाकी मून के बारे में ध्यान रखना, 1969 में आप पढ़ते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन गए थे यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने जहाँ पे कदम रखा था चांद की सरफेस पे, उसको आपका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया था। चांद की सरफेस बहुत ज़्यादा आपका जो है तूफानों वाली सतह है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर तूफान उठते हैं, स्टॉर्म उठते हैं। तो ये रीज़न कंपैरेटिवली आपका ऐसा है जहाँ पे आपको तेज हवाएं चलती हुई नज़र नहीं आएंगी, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब कामनेस है या कम चेंजेस वाला स्ट्रक्चर है। तो यहीं पर इन्होंने पहला कदम रखा था जो हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह गए थे। अब बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि ये कभी गए ही नहीं। अगर ये गए होते तो आज से इतने साल बाद ये दोबारा क्यों नहीं जा पा रहे, दोबारा क्यों नहीं स्टडी कर पा रहे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर उठे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर इन्होंने अमेरिका का झंडा फहराया तो वो हिल रहा था, तो चांद पे तो कोई एनवायरनमेंट है ही नहीं, कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो जब वहाँ हवा ही नहीं चल रही तो वहाँ पर आपका जो है किस टाइप से वो हिल सकता है। लेकिन अभी मैंने बात की आपका कि चांद की सरफेस स्टॉर्मी है, बड़े बड़े तूफान आते हैं वहाँ पे, तो तूफान का आपका जो है होना ये साबित करता है कि भाई वहाँ पर भी आप झंडा फहराएंगे तो वो फहरेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग गए थे। तो हम उसमें टॉपिक में नहीं पढ़ते, फिलहाल ये ध्यान रखना 1969 में ये दोनों गए थे। ठीक है, उसके बाद से अभी तक और कोई इस पर नहीं पहुंच पाया है या ना ही किसी ने कोशिश की है। एक ही बार स्टडी करके हम लोग थक गए, दोबारा स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट पे, एस्टेरॉइड्स पे। सॉरी एस्टेरॉइड्स देखते हैं पहले। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मार्स और जुपिटर ये जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसको एस्टर बेल्ट बोलते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स आप कह सकते हैं। दो बेल्ट्स आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, एक तो नेपच्यून के बाद की बेल्ट, ये कहलाती है क्यूपर बेल्ट, और एक हमारे मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट जिसको हम एस्टर बेल्ट कहते हैं। तो एस्टर बेल्ट में बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन का चक्कर लगाती हैं और अपनी ऑर्बिट में ही चक्कर लगाती हैं। तो इन छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज को हम नाम देते हैं एस्ट्रॉइड्स। नियरली आपका यहाँ पर 40,000 एस्ट्रॉइड्स होने की बात कही जाती है, जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े भी हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं। तो कुछ हैं जैसे वेस्टा 4 है, तो वेस्टा 4 ऐसा है जो नेकेड आई से दिखाई देता है, यानी खुली आंखों से आपको दिखाई दे सकता है अगर आप रात में देखें। ठीक है, जो आपका कई बुक्स में दिया हुआ है कि डॉग स्टार, तो डॉग स्टार बेसिकली देखो जो हमारा है वो स्टार है, वो एस्ट्रॉइड नहीं है। कुछ जगह आप उसको एस्ट्रॉइड पढ़ते हैं, वो एस्ट्रॉइड नहीं है, वो हमारा एक ऐसा तारा है जो हमारे सन से नज़दीक है। अभी सन से नज़दीक कौन कौन से तारे हैं, एक आप पढ़ते हैं कि हमारे नज़दीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, दूसरा हम पढ़ते हैं कि हमारे नज़दीक आपका पोलैरिस है, और तीसरा हम पढ़ते हैं कि हमारे नज़दीक ये डॉग स्टार है। तो ये कई हमारे जो हैं तारे हैं जो हमारे सन के आसपास हैं, तो उनकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि वेस्टा 4 ऐसा एस्ट्रॉइड है जो आंखों से दिखाई देता है, और इनकी अनुमानित संख्या आपकी कितनी है, 40,000 के आसपास है। ये सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दो व्यूज़ आते हैं। बहुत सारे जोग्राफर्स या बहुत सारे आपके जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कोई प्लैनेट था पहले, वो प्लैनेट टूट गया और उसके फ्रेगमेंटेड पार्ट ये सन का चक्कर आज भी लगा रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं भाई, ये फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स कभी आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद यहाँ पर एक प्लैनेट बनेगा। ठीक है, और अगर ये होता है तो उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि हमारे प्लैनेट्स कैसे बने होंगे। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स की हम लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं, उनमें क्या क्या मटेरियल है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कभी कोई प्लैनेट फॉर्म होता है तो उससे हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स को आसानी से समझा सकते हैं।
ठीक है। फिर बात करते हैं आपका मेटियोर्स और मीटियोराइट्स की। तो मीटियोर्स और मीटियोराइट्स भी ऐसे हैं जो आपका एक बहुत बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सन है, ऐसे में ये मूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखना सारी चीज़ें ये सन के अलोंग ही मूव कर रही हैं। तो ये सब इसीलिए सोलर सिस्टम में कंक्लूड की जाती हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है सोलर सिस्टम में इसीलिए, ठीक है। तो जब कभी ये जो है हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आती है या नज़दीक आती हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अंदर की तरफ खींची चली जाती हैं। और जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में आप जानते हो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, उनसे इसका फ्रिक्शन शुरू होता है। तो जब फ्रिक्शन होता है तो ये बहुत तेज़ी से आते हैं नीचे और ये आग पकड़ने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। तो ये तारा है? नहीं, ये तारा नहीं है। ये क्या है? एक मेटियोर है जो ऊपर से नीचे आकर अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया है और फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगता है। तो ये तारा नहीं है, क्योंकि तारा अर्थ पे गिरेगा तो अर्थ पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये केवल आपके ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करके जलने लगते हैं, ठीक है। और इनसे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा कि लोग टूटते हुए तारे को देख के विश मांगते हैं, बोलते हैं सच भी होती है। तो भाई जो खुद ही टूट रहा है वो दूसरे को क्या संभालेगा। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि ये कब हमारा अर्थ पे गिरता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, और कब ये एनवायरनमेंट में जब रहता है तब उसके क्या बोलते हैं। तो मेटियोर्स और मीटियोराइट आप दो टर्म देख रहे होंगे। तो जब ये एटमॉस्फेयर में रखते हैं तब हम इनको मीटियोर्स बोलते हैं, और जब ये अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं तो इनको मीटियोराइट्स या मीटियोराइट्स कुछ भी बोल सकते हैं आप। डी भी लगाते हैं कुछ लोग, कुछ टी लगाते हैं। वैसे उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो आपके लिए जानना इतना आवश्यक नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा कि जब ये एनवायरनमेंट में रहेंगे तो मीटियोर्स, और जब ये अर्थ सरफेस पे गिर जाएंगे तो ये मीटियोराइट्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली बने होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। तो इतना सा भी आपको मीटियोर्स मिलेगा तो उसका भी वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज ऊपर आपके चक्कर काट रही हैं सोलर सिस्टम के आसपास, वो उनका फॉर्मेशन क्या है। तो उससे उनके फॉर्मेशन को जानने में हेल्प मिलती है। साथ साथ ये भी अर्थ की तरह हेवनली बॉडीज है, तो अर्थ के स्ट्रक्चर्स को भी जानने में हमें इससे मदद मिलती है। और साथ साथ आपका कई बार इनमें ऐसे प्रेशियस मेटल्स आ जाते हैं जैसे सोना वगैरह, प्लेटिनम वगैरह, तो कई लोग इनको जो है ढूंढते भी हैं। तो मीटियोराइट हंटर्स भी बहुत सारे लोग हैं। यूएसए में जाओगे आप या वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड के काफ़ी सारे लोग मेटियोर या मेटियोराइट्स को हंट करते हैं, उसको ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद उसकी अच्छी खासी कीमत वसूल करते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि काफ़ी महंगा बिकता है। अगर उसमें कोई प्रेशियस मेटल है तो उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। चलिए, साथ साथ साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक। उसके बाद आते हैं कॉमेट्स पे। तो कॉमेट्स भी देखो ऐसे ही हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सन का चक्कर काटते हैं, और वो भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सन का चक्कर काटते हैं। तो जब वो सन के नज़दीक पहुंचते हैं, ये बने होते हैं किससे? डस्ट से, आपका स्नो पार्टिकल्स से, और बहुत सारे और पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो जब ये सन के नज़दीक आएंगे तो इनको ज़्यादा अमाउंट में गर्मी मिलेगी। गर्मी मिलने से स्नो पिघलेगी, और पिघलेगी तो वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स बनेंगे तो उससे इसकी पूंछ बनती है, टेल बनती है। तो ये कॉमेट्स का हेड है, ये कॉमेट्स का टेल है। कॉमेट्स पीरियोडिक होते हैं, ध्यान रखना। एक निश्चित समय के बाद ये दोबारा आते हैं सारे कॉमेट्स, ठीक है। उसमें से आप एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि हैली एक कॉमेट है जो हर 76 ईयर्स बाद आपको दिखाई देता है। तो लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। अब आप 76 ईयर्स में जोड़ के देख सकते हैं कि भाई ये आपको 2062 में दोबारा दिखाई देगा, और आप स्पष्ट रूप से इसको आसमान में देख सकते हैं। इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस हैं जो अवे फ्रॉम द सन होते हैं, और इसका हेड टुवर्ड्स द सन होता है। फिर ये अपनी ऑर्बिट में धीरे धीरे आगे चला जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। फिर आफ्टर 76 ईयर्स ये अपने आप को दोबारा इसी पोजीशन पे लाएगा। तो ये हमारे सन और उसकी फैमिली के बारे में
आपको जानकारी दी गई, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।